हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। आप लोगों को तो पता है ही कि 17 मार्च से हमारा नया वाला सेशन स्टार्ट हो रहा है। नया बिहार बोर्ड का बैच स्टार्ट हो रहा है। और भी के रुपया में स्टार्ट हो रहा है? मात्र 500 रुपया में स्टार्ट हो रहा है। एकदम 500 रुपये में फ्री स्टार्ट हो रहा है। समझिए, सबसे सस्ता बैच है, पटना का भी सबसे सस्ता बैच है। फुल्ली एसी क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड के साथ नोट्स वोट्स सब प्रोवाइड करके आपको जो क्लासेस मिल रहा है। अभी धीरे धीरे सारे टीचर अभी प्रिपेयर हो रहे हैं आने के लिए ऑनलाइन। ठीक है, हमारे कुंदन सर भी हइये हैं, सब लोग हइये हैं। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, स्मार्ट क्लासेज रहेगा, पीडीएफ नोट्स रहेगा, वीकली टेस्ट होता ही है, वीकली टेस्ट हो ही रहा है, बच्चे इनरोल कर ही रहे हैं, है ना। धीरे धीरे सारे बच्चे इनरोल कर ही रहे हैं। आशा करते हैं आप भी आ जाइएगा जल्दी से। टेस्ट सीरीज लास्ट में होवे करेगा। ये आपका सारा का सारा बैच कितना मिल रहा है बाबू? 500 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, और हमारा टारगेट सेट क्या है बच्चा कि इस बार 490 प्लस लेकर के आना है। इस तरीके से बच्चा लोग को तैयारी करवाना है कि 490 प्लस नंबर आना है दम। 490 कितना परसेंटेज हो जाएगा? मात्र आपका के परसेंट घटेगा? 98% ना। 490 नंबर 98%। 98% का लक्ष्य है। देखते हैं। तो आप तो बोलिएगा बिहार है टॉपर, तो अब की बार टॉपर पार, बिहार पार। ठीक है, बिहार टॉपर का लक्ष्य रखे हैं। जो भी बिहार टॉपर करेगा हमारे तरफ से बहुत बढ़िया बढ़िया प्राइज रहेगा। पहले एक बार बैच में ज्वाइन कर लीजिए, धीरे धीरे सारा चीज़ आपको अनलॉक करके बता देंगे। कॉल करने के लिए आप इस नंबर पे, है ना, कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या है नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, है ना, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते ही हैं, दिन भर तो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस रहते हैं बाबू, इंस्टाग्राम चलाते ही हैं। तो इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा बच्चा, इंस्टाग्राम ये है आपका। और गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं अनुराग सर DPS, ये गूगल है, गूगल पे जाके सर्च करते हैं। हमारा जो एड्रेस हुआ आदर्श कॉलोनी रोड नंबर 4, खेमनी चक पटना। ठीक है, आप लोग ऑफिस भी विजिट कर लीजिएगा, खेमनी चक पटना। कुछ लोग आए थे मिलने। ठीक है, चलिए, जो क्लास छोड़े थे, आपका लास्ट टॉपिक था व्यक्तिगत संसाधन, सामूहिक संसाधन, ये आपका लास्ट छोड़े थे। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, बढ़िया से समझ में आया होगा। अब जो है आगे है संसाधनों का विकास। एक बात बताओ बच्चा, संसाधनों का विकास कैसे होगा, है ना? जब संसाधन का बुद्धिपूर्वक उपयोग कीजिएगा तब। मान लेते हैं कि आपको 10 रुपया मिला है। अब 10 रुपया से, एकदम समझिए, आपको 10 रुपया आपको दिया गया है, और 10 रुपया से आप 50 रुपया 100 रुपया कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? तो बहुत सारा लोग बोलेगा सर 10 रुपया का 2 नींबू खरीदेंगे, है ना, 2 नींबू खरीदेंगे 10 रुपया का, और उसको 15 रुपया जोड़ा बेच देंगे। फिर 3 नींबू खरीदेंगे और फिर उसको 20 रुपया में बेच देंगे या 25 रुपया में बेच देंगे, है ना। लेकिन पता है हम 10 रुपये से क्या खरीदेंगे? 10 रुपये से हमारा पास थोड़ा बहुत स्किल है, पेंटिंग करने का स्किल है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा। हम 10 रुपये से एगो पेंसिल खरीदेंगे और एगो पेपर खरीदेंगे। ठीक है, और एगो पेंसिल और एगो पेपर खरीद के हम क्या करेंगे, एकदम से बहुत सा सुंदर सा पोर्ट्रेट बना करके और उसको हम 500-600 में बेच देंगे। देखा 10 रुपये से कितना रुपया कमा लिए, गजब। समझ में आया? तो क्या किए हम? अपना बुद्धि का इस्तेमाल किए। अब बुद्धि का इस्तेमाल करके हम अपना क्या कर लिए, इनकम को इंक्रीज कर लिए। और ऐसे करते करते हम, मेरे पास ज़्यादा इनकम आने लगेगा तो हम अपने चीज़ों को बढ़ा देंगे। हम अच्छा ग्रेड का पेंसिल रखेंगे, स्केल रखेंगे, अच्छा इरेजर रखेंगे, तो हम विकास करेंगे अपने संसाधनों का। क्या करेंगे? विकास करेंगे। तो संसाधनों का विकास के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप अपने बुद्धि का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि 80 रुपये, जो हम स्टार्टिंग में बताए थे कि भारत में 80 रुपये केजी लोहा बिकता है। अब वही लोहा जापान वाला खरीद करके और टेस्ला कार बना देता है। समझिए, करोड़ों अरबों का गाड़ी है बाबू। तो बुद्धि का ना सब इस्तेमाल किया है। हम लोग भंगार के रूप में बेच देते हैं और सारा हो जो उसको इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या है, इसको थोड़ा सा समझते चलिएगा कि क्या है। देखिए बच्चा क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा समझिए। कह रहा है संसाधनों का विकास कैसे किया जाए। तो मानव के लिए जो संसाधन है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नहीं? आपके लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब कुछ जो भी आप आसपास में यूज कर रहे हैं, अगर वो खत्म हो गया तो फिर क्या इस्तेमाल कीजिएगा? नहीं इस्तेमाल कर पाइएगा। तो संसाधन जो है
मानव के अस्तित्व के लिए, अगर मानव को जिंदा रहना है तो संसाधनों का उपयोग करना अच्छे तरीके से सीखना होगा। संसाधन उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा विश्वास किया जाता है था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया। लोगों को ऐसा लगता था कि जितने भी संसाधन है भैया वो फ्री फोकट का है, भैया जितना इस्तेमाल करना है कर लो। लेकिन आपको पता चला कि एक नवीकरणीय संसाधन होता है, एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। कुछ ऐसे संसाधन है जो नवीकरणीय है, बार बार हमको मिलते रहेगा, वो तो कब तक खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम वगैरह है, और उससे वो सब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, वहीं से सारा का सारा ऊर्जा मिलता है हमको। अगर वही सारा का सारा खत्म हो जाएगा तो बाबू कि तो हम लोग हमारा जो अस्तित्व है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मानव को लगता था कि संसाधन भरपूर मात्रा में, इसलिए उसका अंधाधुंध क्या करो, उपयोग करो, जिसके कारण कुछ समस्याएं पैदा हो गई है। अब समस्याएं क्या पैदा हो रही है बच्चा, देखो कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण बस संसाधनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। हम अपन देश में बात करें तो देश में कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोगों पे हमारे देश का पूरा संसाधन का कब्जा है। जैसे कि अगर टाटा की बात करें तो टाटा पूरा लोहा कब्जा किए हुए है ना। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस पूरा तेल लिए हुए है कि नहीं, पूरा रिलायंस। अडानी अंबानी पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए, पेट्रोलियम वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए, अडानी ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो कुछ ही लोग जो है लालच के चलते क्या कर रहे हैं, संसाधनों का ह्रास कर रहे हैं, और समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधन का संचय है ना। कुछ ही लोग संसाधनों का भरपूर मात्रा में उपयोग कर पा रहे हैं, जिससे समाज को दो हिस्सों में हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। एक हिस्सा तो अमीर की तरफ चल जाता है जो, और दूसरा गरीब हो जाता है। गरीब क्या होता है बेटा, संसाधनहीन होते हैं, और एक पूरा संसाधन संपन्न होते हैं। तो संसाधन संपन्न जो होते हैं वो हो जाएंगे अमीर, और जो संसाधनहीन होते हैं वो हो जाएंगे गरीब। तो हमारा समाज दो वर्गों में यही बैठ गया। संसाधन जो है हमारे देश का कुछ भाग जो संसाधन है वो कुछ ही लोगों के पास है, और बाकी जो चला गया वो गरीब आदमी जो है वो संसाधनहीन हो गया। तो ये संसाधनों का बीच का बंटवारा ऐसे हो गया है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण हो रहा है, जिससे विश्व में पारिस्थितिकी संकट पैदा कर रहा है। जैसे कि भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। भूमंडलीय तापन को क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। हीट जो है, आसपास का हीट वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओजोन परत में अवक्षय हो रहा है, छिद्र हो रहा है कि नहीं। ओजोन परत में छेद कैसे हो रहा है, देखो ओजोन परत का मतलब क्या होता है तुमको बताते हैं। ऑक्सीजन O2 होता है और O3 होता है हमारा ओजोन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, HFC कुछ करके है, और उसके वजह से, है ना, उसके वजह से क्या हो रहा है, ओजोन में छिद्र हो रहा है ना। ये सब क्या हो रहा है, संसाधनों का ह्रास होने से। पर्यावरण प्रदूषण हो ही रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो ही रहा है। ये भूमि निम्नीकरण 2 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा कि भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। तो थोड़ा हम समझाते हैं। देखो क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और तुमको एक चीज बताते हैं। देखो एक टॉपिक है, भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, भूमि निम्नीकरण, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, भूमि को तो लैंड बोलेंगे, और निम्नीकरण को क्या कहेंगे, डिग्रेडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, लैंड डिग्रेडेशन। ये डिग्रेड का हो जाता है, जब भूमि डिग्रेड का हो जाता है। डिग्रेड करने का मतलब तो खराब हो जाता है। देखो बाबू, भूमि कैसे खराब होगा, ध्यान से समझो। भूमि का खराब होने का क्या कारण हो सकता है, भूमि कैसे खराब होगा, है भूमि कैसे खराब होगा जी। देखो भूमि कैसे खराब होता है, 2-3 कारण बताओ तो भूमि खराब होने का। देखो हम क्या करते हैं, अति सिंचन कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कर देते हैं, अति खनन कर देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, अति चारण कर देते हैं। अब तीनों चीज को समझिएगा। अति सिंचन क्या है, अति खनन क्या है, अति चारण क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। अति सिंचन कहने का मतलब क्या होता है बच्चा, अति मतलब अत्यधिक और सिंचन मतलब सिंचाई। जब आप भूमि को अत्यधिक सिंचाई कर देते हो तो क्या होता है, भूमि लबालब जो होता है वो पानी से भर जाता है। पानी से भर गया तो भूमि में कई सारा केमिकल होता है,
और वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या करता है बेटा, वो या तो उसमें एसिडिटिक क्या नहीं मतलब अम्लीय गुण बढ़ जाता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अम्ल यानी तेजाब की मात्रा इसमें बढ़ जाता है, और या तो बेसिक नेचर बढ़ जाता है, बेसिक मतलब क्षारीय गुण, है ना, क्षारीय गुण बढ़ जाता है, अम्लीय या तो क्षारीय गुण बढ़ जाता है, तो ये भूमि उपयोग करने लायक नहीं रहती है, ये उपयोग करने लायक भूमि नहीं रहती है, तो भूमि खराब हो गया, डी ग्रेड का हो गया भूमि। तो पहला रीजन तो है कि अति सिंचन कर दिए तो भूमि क्या हो गया, निम्नीकरण हो गया, भूमि का निम्नीकरण हो गया। किसी को भूमि का भू निम्नीकरण भी पूछता है। अति खनन कर दिए, मान लेते हैं कि मान लेते लोहा वगैरह का खनन करते हैं, तो खनन करने की वजह से ऊपर का जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी तो वहां का हटाना पड़ेगा, और खनन छोटा मोटा एरिया में थोड़ी होता है, हजारों हेक्टेयर में खनन होता है ना, बड़का क्षेत्र में खनन होता है, तो उतना भूमि तो खराब हो गया ना, तो वो भी क्या हो गया, अति खनन करने से भी क्या हो गया, भूमि निम्नीकरण हो गया। अब गाय गोरू क्या करता है, इसको थोड़ा समझते हैं। क्या होता है, जब भूमि होता है तो भूमि में घास वगैरह लगा रहता है कि नहीं, तो गाय घोड़ा ये सब जो रहता है उसका पैर जो होता है, थोड़ा नख जो होता है, वो नख से क्या करता है, मिट्टी को क्या कर देता है, नोच देता है, और या फिर दांत से जो खाता है घास, दांत से चर चर जो मारता है ना, ऐसे घास खा रहा है चर चर चर, तो क्या हो रहा है, घास के साथ भी मिट्टी थोड़ा कबड़ रहा है, चर 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 पूरा मार रहा है, तो मिट्टी भी कबड़ रहा है, और कबड़ते कबड़ते जब ऊपर का उपजाऊ मिट्टी ही कबाड़ के लेके चल गया, तो वो भूमि उपजाऊ मिट्टी बचा, वहां पे नहीं बचा, तो उसके वजह से भी भूमि क्या हो जा रहा है, डिग्रेड का हो जा रहा है। तो अतिचारण यानी चारण करने से, अतिचारण करने से, अति सिंचन करने से, अति खनन करने से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, या लैंड डिग्रेडेशन क्या है, लिख लीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्या है, चलिए देखिए, यही है बच्चा, हम लोग अत्यधिक दोहन कर रहे हैं तो संसाधनों का ह्रास होगा ही, हम लोग संसाधनों का विकास नहीं कर पाएंगे। संसाधनों का विकास करने के लिए पहले हमको इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा, है ना, संसाधनों का विकास करने के लिए हम इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। जैसे ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों की कटाई को रोकना पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखो अति खनन हो रहा है, पूरा डीप माइनिंग इसको कहेंगे, देखो कितना गड्ढा खंद के इसको क्या कर दिया गया, पूरा लोहा अंदर से निकाल लिया गया। ये सारे लोग, कुछ ही लोग हैं हमारे समाज के, कुछ ही लोग हैं। जैसे अमेरिका भी क्या करता है, जहाँ पे रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज रिच जो कंट्री है ना, संसाधन से भरपूर है, जिस देश में संसाधन भरपूर है ना, संसाधन से भरपूर एकदम जो है, उस पे क्या कर लेता है अमेरिका, या तो उसको पैसे दे करके अपने अंडर में कर लेता है, या उस पर कब्जा कर लेता है, और उस संसाधनों का भरपूर उपयोग करके पैसा ही पैसा कमाता है। तो अमेरिका नंबर 1 पे आता है। अगर देश में बात करें तो अमेरिका बहुत अच्छे से संसाधन ह्रास को करता है और अपना देश का विकास करता है। अपने देश की बात करें तो अपने देश में जियो है, टाटा है या अडानी है, ऐसे कुछ ही उद्योगपति हैं, है ना, जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, उद्योगपति जो हैं वो क्या करते हैं बच्चा, ये उद्योगपति क्या करते हैं, ये कुछ हमारे देश के जितने भी संसाधन हैं उस पर क्या किए हुए हैं, हमारे देश के संसाधनों पे कब्जा किए हुए हैं। आया समझ में। तो संसाधन विकास तो होगा नहीं, संसाधन का ह्रास जरूर हो जाएगा, संसाधन विकास कभी नहीं होगा, ऐसे संसाधन ह्रास होगा। आ रहा समझ में। तो संसाधन का विकास करने के लिए हमें पहले संसाधन के महत्व को समझना पड़ेगा। अगर आप पानी के महत्व को, पानी के वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, हवा के वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, बाबू हवा का वैल्यू तो कोरोना काल में समझ में आ गया, 500-600 रुपये वाला टंकी लाखों रुपये में बिका है, 60,000 70,000 1 लाख रुपये में इसे बिक रहा था। आपको पता चल गया होगा कि हवा का क्या वैल्यू है। अगर भगवान 2 मिनट के लिए खेला खेलना शुरू कर दिए ना, अगर वहाँ से सप्लाई बंद कर दिए 2 मिनट के लिए, बाबू बंद करो तो काटो, तो 2 मिनट के लिए काटो, फिर बता देते हैं, तो ले करके घूमते रहिएगा सिलेंडर, ठीक है, ऐसे बांध लीजिएगा और घूमते रहिएगा। संसाधन का महत्व अभी नहीं ना, आप पानी ऐसे खोल के छोड़ देते ना, आप मार के एकदम गाड़ी वाड़ी धोते रहते ना, तो धोते रहिएगा। संसाधन का महत्व समझ में आएगा जब आपका बाल बच्चा पानी के लिए तरसेगा, और आप भी पानी के लिए हो सकते हैं, अरे बाबू 1 गिलास पानी लाओ रे, है कि नहीं। तो संसाधनों का बहुत उपयोग करो, बुद्धिपूर्वक उपयोग करो संसाधन का, ठीक है। संसाधन का महत्व क्या है, संसाधन का अर्थ क्या है, देखिए जितने भी भूगोलविद जिम बर्मन वो कहते थे कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, पहले भी बताए हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते। बिल्कुल सही है बच्चा। संसाधन हमको जो जरूरत पड़ा, आज 5G का जरूरत पड़ा, 5G मोबाइल है,
तो जो भी इंसान को जरूरत पड़ रहा है वो अपने अनुसार से संसाधनों को क्या कर रहा है, बना रहा है, या संसाधनों को क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। तो संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। पहले के डेट में बुलेट ट्रेन था नहीं, बना है। हम लोग चलते थे बैलगाड़ी पे, हुट हुट करके चलते थे, समझ में आ रहा है, हम लोग बैलगाड़ी पे चला करते थे। तो संसाधन फिर बैलगाड़ी से चला, फिर उसके बाद फिर टांगा वाला गाड़ी आया, घोड़ा गाड़ी आया, उसके बाद लोगों को लगा नहीं इंजन भी लगाया जा सकता है, फिर जीप आया, फिर मोटर आया, समझ में आ रहा है, जिप्सी आया, फिर बोलेरो आया, फिर ट्रेन आया, बस आया, फिर बुलेट ट्रेन आया। तो संसाधन धीरे धीरे क्या किया, मनुष्य बनाया। तो जिम्मरमैन का कहना सही था, एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, जिम्मरमैन का कहना सही था, संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। ठीक है, यह कथन देखो संसाधन नियोजन का महत्व को दर्शाता है। अब संसाधन नियोजन क्या है बच्चा, संसाधन नियोजन से क्या समझते हैं आप, ये थोड़ा समझो। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया संसाधन नियोजन, आगे टॉपिक है हम पढ़ाएंगे संसाधन नियोजन क्या है। अब संसाधनों का अगर विकास करना है तो एक लाइन ये याद रखिएगा कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब विवेकपूर्ण मतलब समझा रहे ना कि अगर आपके पास मान लिया जाए कि 24 घंटा के लिए कोई एक बाल्टा पानी दे दिया, तो इसी पानी में आपको क्या करना है, इसी पानी में आपको क्या करना है, पकाना है, खाना है और धोना भी है, कपड़ा। ठीक है, तो अगर कोई बोला कि 24 घंटा के लिए आपको एक बाल्टी पानी दे दिया जाए, तो ऐसे उड़ेल दीजिएगा नहीं, आप 24 घंटा उसको इस्तेमाल कीजिएगा कि इसका क्या क्या इस्तेमाल में लाएंगे, कितना खाना पकाने में जाएगा, कितना कपड़ा धोने में जाएगा। वैसे कपड़ा तो धुलाएगा है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो भी रहेगा छोटा मोटा कपड़ा आप धो ही सकते हो। तो आप क्या करोगे, विवेकपूर्ण उसका उपयोग करोगे, इस पानी का, इस जल का विवेकपूर्ण उपयोग करोगे कि नहीं करोगे, कि हमारे पास एक ही बाल्टी है, ये है, इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो वर्तमान समय में संसाधनों का संतुलित एवं बुद्धिपूर्ण दोहन एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। वैसे भी संसाधन को बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं बच्चा, एक संसाधन को बनने में लाखों करोड़ों साल। कोयला है, कोयला कितने साल, लाखों करोड़ों साल कोयला को बनने में लगा। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को लाखों करोड़ों साल बनने में लगा। तो संसाधन को बनने में वैसे भी करोड़ों साल लगते हैं, और आप क्या करते हो, उसका जो अत्यधिक दोहन जो कर दे रहे हो, दोहन कर दे रहे हो, तो दोहन करने से संसाधन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। अब देखो प्रदेश में संसाधनों की उपलब्धता, अगर हम अपने देश में बात करें तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में संसाधन है ही नहीं। हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संसाधन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कौन से ऐसे राज्य हैं, तो खनिज एवं ऊर्जा के लिए झारखंड है ना, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ खनिज है और कोयले के भंडार है। ठीक है, बिहार है, तो बिहार चूना पत्थर के लिए या पायराइट प्रचुर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर जल संसाधन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जल की भरपूर मात्रा है। अगर हम बात करें सौर एवं पवन ऊर्जा के लिए, तो आपको पहले से पता है राजस्थान में सौर ऊर्जा और गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के लिए बहुत प्रचुरता है। ठीक है, लेकिन ये जल शक्ति से बहुत, जल संसाधन से बहुत क्या है, पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में लद्दाख में हमारे प्राकृतिक संसाधन की कमी है, लेकिन वहाँ की जो सांस्कृतिक है, कल्चर है, बहुत अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में संसाधनों की कमी है। हमारा देश, हमारा जो हम भारत जैसे विविध संसाधन संपन्न देश में कुछ अत्यधिक क्षेत्र में समृद्ध है और कुछ अन्य संसाधनों में बहुत विपन्न है। विपन्न मतलब पिछड़ा है। अब आगे समझते हैं थोड़ा, जैसे यही है भारत, तो भारत में हम दिखाते हैं कि झारखंड यहाँ है, तो झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा है। झारखंड में क्या है बच्चा, कोयला बहुत ज़्यादा है। झारखंड में क्या है बेटा, कोयला बहुत ज़्यादा। ये झारखंड हो गया, कोयला ज़्यादा है। ये आपका उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ लोहा बहुत ज़्यादा है ना। चूना पत्थर बिहार में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर कृषि योग्य संसाधन है तो पंजाब और हरियाणा है बोल दीजिए। पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो पवन ऊर्जा आपका गुजरात हो गया। सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा आपका महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, तो सौर ऊर्जा राजस्थान हो गया, है कि नहीं। तो ये सारे लोग संसाधन से क्या है, ये सारे जो राज्य हैं वो संसाधन से भरपूर हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनमें इनकी कमी है। देखिए भाई, देखते हैं अगर संसाधन नियोजन का सोपन कैसे करेंगे। अगर संसाधन नियोजन करना है तो संसाधन नियोजन एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया, क्योंकि संसाधन जो है आसानी से मिलता नहीं है।
है ना, आप उसकी पहले जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, तो एक जटिल प्रक्रिया है संसाधन नियोजन। तो कैसे किया जाए, संसाधन का नियोजन कैसे किया जाए? हमें संसाधन तो वैसे मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो इतना महंगा है कि भैया आज के डेट में जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है, जो इतने जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, तो उनको तो हम ठीक ढंग से कोई भी संसाधन यूज नहीं कर पा रहा है। संसाधन महंगा होने का मतलब, जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, महंगी होने का मतलब क्या है कि संसाधनों की कमी है, संसाधन कमी हो रहा है ना, संसाधन कम हो रहे हैं, तब से चीज़ें की महंगाई बढ़ रही है। जिसकी वैल्यूएशन कम, जिसकी डिमांड ज़्यादा है और जिसकी फाउंडिंग बहुत कम है। ठीक है, अब आगे देखेंगे बेटा संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधन नियोजन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, संसाधनों की पहचान करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, संसाधनों की पहचान करनी पड़ेगी कि संसाधन कहाँ होगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए मानचित्रण करना पड़ेगा और वहाँ पे उसका आंकलन करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, योजनाओं का निर्माण करना होगा और योजनाओं के तहत हमें उसका विकास करना होगा। राष्ट्रीय विकास में समन्वय, हमें राष्ट्र के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कुछ पेंटिंग बनाए हैं। देखिए कहाँ गया वो पेंटिंग, जो हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधनों की कैसे पुष्टि करें वो हम बताते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमें संसाधनों को क्या करना पड़ेगा, सर्वेक्षण करना पड़ेगा कि देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधनों की पहचान करनी होगी। और देखो पहले हम सर्वेक्षण करेंगे कि कहाँ कौन कौन से संसाधन है, और ये जो है बाबू सर्वेक्षण कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा संसाधन पाया जा रहा है। सोना हो सकता है, बॉक्साइट हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो ये भी जब सर्वेक्षण हो गया तब काम चालू होगा। फिर मानचित्र तैयार किया जाएगा, है ना, अभी जो बता रहे थे मानचित्र तैयार किया जाएगा। और मानचित्र ये बता कितना एरिया में हमारे पास संसाधन है, ये पूरा एरिया में संसाधन है कि नहीं, ये भी देखना बड़ा जरूरी है ना। उसके बाद क्या करना होगा बच्चा, देखो सर्वेक्षण के बाद संसाधनों का मानचित्र तैयार करके उनका गुणवत्ता और मात्रात्मकता आंकलन किया जाएगा। अब यहाँ पे जितना संसाधन हमको मिला उसका क्वालिटी देखना होगा। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, उसका क्वालिटी क्या है, और क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी का मतलब होता है कितना मात्रा में वो मौजूद है ना। क्वालिटी और क्वांटिटी भी उसका क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, योजना का निर्माण, कि अगर ये पूरा मान लेते पूरा जमीन है तो जमीन में कितना गड्ढा खोदेंगे और कैसे खोदेंगे कि हम उस संसाधन को सही तरीके से निकाल सकते हैं। तो संसाधन का विकास के लिए हमको योजना बनाना पड़ेगा, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी लगेगा, जो प्रौद्योगिकी लगेगा, कौशल लगेगा, क्या नियोजन लगेगा, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि हम लोग इस संसाधन को कैसे बनाएंगे। देखो गड्ढा खन दिया, जो संसाधन बनाया था, योजना बनाया था, योजना के तहत क्या कर दिया है, गड्ढा को खन दिया है। अब क्या देखना पड़ेगा बच्चा, अब हमें राष्ट्रीय क्षेत्रीय समन्वय, हमें देश के सरकार के साथ भी क्या करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करके चलना पड़ेगा। राष्ट्रीय विकास योजनाओं और संसाधन विकास योजनाओं के मध्य हमें समन्वय स्थापित करके चलना पड़ेगा कि हमें संसाधन का कैसे विकास करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे सरकार के निर्देश से। ठीक है, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि संसाधन नियोजन को कैसे हम यूज में लाएं। जब तक संसाधन नियोजन का आप यूज में नहीं लेंगे तो संसाधनों का विकास होगा नहीं होगा बाबू। अब बात करते हैं बिहार की, है ना, किसकी बात करते हैं, बिहार की। देखो बेटा बिहार में क्या स्कोप है, संसाधन नियोजन की क्या स्कोप है, तो ये तो बता दिए थे। अब बिहार में स्कोप देखते हैं, बिहार में क्या स्कोप है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। बिहार में संसाधन विकास कार्यक्रम कैसे काम करेगा, बिहार में क्या कौन कौन से संसाधन है, तो आप कोयला है, अबरक है, सोना है, चांदी है, ऐसा कुछ हो नहीं है बिहार में। बिहार में कोची किया जा सकता है, तो खेती बाड़ी खूब अच्छे से किया जा सकता है, खेती बाड़ी अच्छे मामले में बिहार में किया जा सकता है। तो बिहार में हम क्या करेंगे, तो बिहार में राज्य में सामूहिक भागीदारी माध्यम से कई संसाधनों का विकास कार्यक्रम संचालित किए जा सकते हैं। पहले तो हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। बिल्कुल क्या है, बिहार को दो पार्ट में अगर आप बांटोगे, बिहार को आपको दो पार्ट में बांटोगे, ठीक है, बिहार को दो पार्ट में बांटे गए, तो एक तो आपका उत्तर बिहार हो जाएगा, दूसरा आपका दक्षिण बिहार हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर बिहार में हमेशा क्या आते रहता है, बाढ़ आते रहता है, दूसरा क्या होता है, दक्षिण बिहार में सुखाड़ आते रहता है। बाढ़ आने का कारण क्या है कि इधर से गंगा नदी जाती है, हिमालय की जितनी भी नदियां हैं वो इधर से ही बहती हैं, 5 नदी इधर से बहती हैं और 5 नदी इधर से आती है। ठीक है, जिसके वजह से गंगा में बहुत ज़्यादा मात्रा में जल जमाव हो जाता है
और अन्य नदियों जो आती हैं हिमालय पर्वत से, तो इधर से आपका बारिश के कारण भी इसमें बहुत ज़्यादा नदी में पानी जम जाता है, जिसके वजह से इधर बाढ़ आ जाता है और इधर सुखाड़ आ जाता है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, जल संरक्षण का अभियान शुरू करेंगे। इधर वाला जल का ऐसा कुछ संरक्षण करेंगे, इधर वाला जल का कुछ ऐसा संरक्षण करेंगे कि हम इसका इस्तेमाल किधर कर सके, ये दक्षिण वाले भाग में कर सकें। तो जल संचयन करेंगे, चेक डैम बनाएंगे, नहरों का निर्माण करेंगे, और नहरों का निर्माण करके हम दक्षिण वाले पार्ट में बिहार के दक्षिण वाले भाग में हम क्या करेंगे, जल को भेजेंगे। अब क्या है, कृषि विकास योजना, ये सबसे ज्यादा कर सकते हैं, है कि नहीं। कृषि विकास योजनाओं को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बिहार की जो मिट्टी है वो अधिकतर जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी पे बहुत उपजाऊ होता है। कृषि के लिए काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। तो कृषि विकास योजनाएं, जैसे हम जैविक खेती कर सकते हैं, उन्नत बीज का वितरण करके, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके हम कृषि में विकास कर सकते हैं। ऊर्जा परियोजना, तो हमारे यहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं, या फिर बायोगैस। बायोगैस कहाँ से बनता है, तो गोबर गैस जो होता है, गाय के मलमूत्र से जो तैयार होता है उसको हम बायोगैस उससे तैयार कर सकते हैं। आ रहा समझ में। चलिए, बिहार में वन एवं पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाए जा सकते हैं, जलवायु अनुकूलन योजनाएं जा सकते हैं। ये सारी क्रियाएं बिहार में, देखो चेक डैम ऐसा होता है, चेक डैम बना करके, नहर बना करके हम बिहार में जल का संरक्षण करके उसको कई भागों में क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। आगे देखो बच्चा, हम बताए थे बिहार में कृषि कार्य उन्नत किया जा सकता है, कृषि में बढ़ोतरी किया जा सकता है, ठीक है बेटा। उसके बाद बिहार में फॉरेस्टेशन किया जा सकता है, जंगल वगैरह डेवलप किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन करने के लिए बिहार को इतना करना ही पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन नहीं होगा तो। अब देखिए, संसाधन से कुछ ऐसे राज्य हैं जो संसाधन से संपन्न है, लेकिन क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं भैया। कौन से ऐसे राज्य हैं जो संसाधन से संपन्न हैं लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं। हम बात करते हैं बेटा झारखंड की। देखो झारखंड क्या है, झारखंड में तो कोयला बहुत मात्रा में मिला, लेकिन झारखंड में बहुत ज़्यादा गरीबी भी है, गरीबी भी विद्यमान है। तो कोयला के मामले में बहुत ज़्यादा अमीर राज्य है, लेकिन वहाँ पे गरीबी भी उतना ही विद्यमान है, आप इस चीज़ को देखिएगा। दूसरा है हमारा बिहार। बिहार में जल संसाधन, कृषि भूमि प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हम भी आर्थिक चुनौतियों से, है ना, जूझ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पैसा के कारण क्या करते हैं, कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन उनको पढ़ने का मन नहीं करता है। यूट्यूब देखेंगे तो 2 मिनट देखेंगे, 5 मिनट देखेंगे। बहुत ही जो सजग बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस बच्चे हैं, वही यूट्यूब पे आकर के अपना, जिनका है ना, क्या उनको बोल सकते हैं, जिनका सिटिंग लेवल काफ़ी अच्छा है, जो बहुत लंबे समय तक स्टडी कर सकते हैं बैठ करके, है ना। आज ऑनलाइन के सोर्सेज हो गया है, तो गरीबी को दूर करने का एक ही उपाय है बेटा कि आप पढ़ो। बस आप पढ़ते रहो, आप लगातार मेहनत करते रहो, तभी दूर होगा। तो बिहार भी हमारा आर्थिक चुनौती से भी जूझ रहा है। उड़ीसा में खनिज संपदा है, लेकिन यहाँ औद्योगिक विकास सीमित ही है, क्योंकि वहाँ पे उस तरह का लाइक स्ट्रक्चर नहीं है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक विकास कर सकते हैं। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, बहुत बोल दिए बाबू, अब थोड़ा पानी पी लीजिए आप लोग। पानी दो तो लेकर के आओ ना। हम भी थक गए हैं बेटा। हम चाहते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा टॉपिक कवर करवा दें, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आए और चीज़ें आपको मज़ेदार तो कम, ठीक है कि कम से कम, ठीक है, मज़ेदार तो लगे या नहीं लगे, लेकिन फिर भी चीज़ें समझ में आ जाए। मज़ेदार तो लगना ही चाहिए, क्योंकि बहुत आसान सा चीज़ है। आप एक बार देखोगे, दिमाग में फिट हो जाएगा, और जा करके आप इसको क्या करो, तैयारी करो, है ना। जा करके आप इसको जो BTBC का बुक है उस किताब से हम बनाया है, इसको अब जा करके पढ़ो, क्वेश्चन आंसर करो। हम क्वेश्चन आंसर भेज देंगे। टेलीग्राम एक चैनल बना रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। व्हाट्सअप वाला चैनल ज्वाइन कर लो। व्हाट्सअप वाला चैनल पे विद्यार्थी ऑफिशियल लिखोगे तो आ जाएगा, या फिर हमको मैसेज डायरेक्ट कर दो। मैसेज कर दोगे, हम वहाँ पे क्या करेंगे, ये कर देंगे, आप लोग को हम लिंक भेज देंगे, आप लोग ये कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं बेटा, देखो पानी पी लिए? पानी, आई होप कि आप लोग पानी पी लिए होंगे। पानी पी लिए बच्चा? चलो ठीक है, कॉपी कलम लेकर के रेडी? ठीक है, रेडी सर, रेडी, 1 2 3 चलो। चलो, हो गया?
थैंक यू बाबू। इतना बुलवा देता है ना तुम लोग जी, प्यास लग जाता है। क्लास में थोड़ा बहुत बच्चा रहता है तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि सर वो चीज़ समझ में नहीं आया, ये चीज़ समझ में नहीं आया। ऑनलाइन वाला सिस्टम रखेंगे, आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो उस भगवान के दया से ऑनलाइन वाला सिस्टम हो जाएगा। बाकी सारा कुछ है, चलिए वो कैमरा वाला सिस्टम थोड़ा सा नहीं है, कैमरा वाला लगाएंगे तो इन्हें ऑनलाइन क्लास जब आएंगे ना तो कमेंट पढ़ेंगे, आप लोग को सारा चीज़ एकदम एक एक करके समझाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर ऑनलाइन क्लासेस कीजिएगा आप लोग, बहुत ही सस्ता में 9 रुपया 10 रुपये में एक बैच लेंगे, ऐसे करेंगे। सपोर्ट खाली कर दीजिए बस। ₹9 में हम लोग बिस्कुट खा लेते हैं, 10 रुपये में बिस्कुट खा लेते हैं। अभी भी जानते हो पार्ले जी 3 रुपये मिलता है। लेकिन गए हम बाज़ार में पार्ले जी लेने, और हमको क्या पता कि अभी भी 3 रुपये मिलता है। हाँ तनिक मनी सैजवा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पार्ले जी अभी भी 3 रुपये मिलता है। गांव में बहुत लोग खाते हैं, हम लोग चाय बिस्किट खूब खाते थे। पार्ले जी का बिस्कुट आ जाता था, वो अपना पुराना वाला स्वाद है। पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट है, कितना महंगाई हो गया लेकिन मिलेगा, कम से कम दे तो रहा है ना बाबू। 7-8 बिस्कुट रहता है पार्ले जी में, महंगाई कितना बढ़ गया लेकिन 3 रुपये में गरीबों का बिस्कुट है पार्ले जी, और अमीर लोग भी खाते हैं, ठीक है, आज भी हम लोग खूब खाते हैं। चलिए आप लोग खाते कि नहीं कमेंट कीजिएगा जरूर, लेकिन ठीक है ना। अच्छा याद आया, क्लास 12th का रिजल्ट आने वाला है मार्च में, ठीक है, तो क्लास 12th का अगर रिजल्ट आप लोग को जानना है तो उस दिन हम लोग ऑनलाइन रहेंगे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, सबका नंबर तो मैं मैसेज कीजिएगा, दीदी भैया जिनका भी है आप लोग मैसेज कीजिएगा कि सर रिजल्ट देख दीजिए। बोर्ड पे लाइव रिजल्ट दिखाएंगे आप लोग का, जैसे कमेंट खाली करते जाएंगे मेरा रिजल्ट देख लीजिए, मेरा रिजल्ट देख लीजिए, हम लोग रिजल्ट देखते जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। अच्छा देखो क्या है, संसाधनों की कमी के बावजूद आर्थिक रूप से विकसित राज्य। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां तो संसाधन की कमी है लेकिन फिर भी वो क्या है, विकसित है। अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब की, तो यहाँ तो खनिज संसाधन एकदम नहीं है बाबू, लेकिन कृषि हरित क्रांति बहुत, हरित क्रांतिकरण कृषि में अत्यधिक प्रगति हुई है ना। हरित क्रांति के बारे में आपको पता है, नहीं पता है तो अलग से हम बढ़िया से बताएंगे हरित क्रांति के बारे में। गुजरात में क्या है बच्चा, पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधन की कमी है, लेकिन पवन ऊर्जा में काफ़ी ज़्यादा है, औद्योगिक क्षेत्र वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, व्यापार मरवाड़ी सब गुजराते में रहता है, राजस्थान गुजरात में सब मरवाड़ी रहता है। अब केरल में क्या है, केरल में प्राकृतिक संसाधन एकदम सीमित है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ शिक्षा और सेवा क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। तो शिक्षा के आधार पर क्या कर रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, है ना, शिक्षा के कारण लोग पढ़ लिख ले रहे हैं, कॉल सेंटर वाले जॉब कर रहे हैं, जितने भी कॉल सेंटर के जॉब है वहीं से कर रहे हैं। तो यह क्या है कि संसाधनों की कमी के, जापान देख लीजिए वहाँ पे कुछ नहीं है, जापान में हमेशा क्या आते रहता है, सुनामी तूफान आते रहता है, लेकिन फिर भी जापान नंबर 1 आता है टेक्नोलॉजी के मामले में। देखिए हरित क्रांति, चलिए आ ही गया, हरित क्रांति क्या है बच्चा, हरित क्रांति मतलब ऐसा नहीं होता, हरित क्रांति का मतलब ही नहीं होगा मारिएगा तो हरा हरा खून मारेगा निकलेगा, एकदम मारिए तो हर हर करके हरा हरा खून निकलेगा, उसको हरित क्रांति नहीं करते हैं। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है कि कृषि के क्षेत्र में एकदम अचंभित रूप से परिवर्तन आना, अचानक से कृषि का जो पैदावार बढ़ जाता है वैसा जो होता है उसको कहते हैं हरित क्रांति। क्या हुआ था 1960 से 1966 में, अगर एकदम से एक्चुअल डेट देखें, MS धोनी नहीं बाबू, MS स्वामीनाथन, MS देखो हम भी धोनी लिख लेते बक, MS स्वामीनाथन है ना, MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति बहुत तेजी से हुआ। हरित क्रांति में क्या किए MS स्वामीनाथन, वो हाईटेक मशीन का इस्तेमाल किया, हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, ट्रैक्टर मशीन, थ्रेसर मशीन का इस्तेमाल किए, और उन्नत बीज जिसको HYV कह रहे हैं, HIV नहीं बोल रहे हैं, HYV कहने का मतलब होता है उन्नत बीज, हाई एल्ड वेराइटी, आपके एग्जाम में पूछेगा हाई एल्ड वेराइटी है ना, हाई एल्ड वेराइटी जो भी है अपना देख लीजिएगा स्पेलिंग, हाई एल्ड वेराइटी का जो बीज होता है उसको HYV कहते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके पैदावार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका हरित क्रांति कहलाता है, ठीक है। हरित क्रांति के बारे में कभी लिखा रहेगा
देखो गुजरात क्या है, गुजरात क्या है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है ना। गुजरात में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है ना। औद्योगिक क्षेत्र बहुत विकसित है। केरल देखो, केरल क्या है बच्चा, तो केरल जो है आपका, वो आपको शिक्षा में बहुत ज़्यादा निपुण है। शिक्षा में निपुण राज्य कौन सा है, तो केरल है ना बच्चा। बहुत हाईटेक एडवांस क्वालिटी का यहाँ पे है। अब बात करते हैं संसाधन नियोजन एवं विकास। तो संसाधन नियोजन का मतलब समझ में आ गया कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे देखेंगे। देखो बेटा, जैसे सऊदी अरबिया है, तो सऊदी अरबिया में काफ़ी ज़्यादा तेल है, तो सऊदी अरबिया के पास संसाधन है, तो संसाधन का क्या कर रहा है, योजना के तहत उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो संसाधन नियोजन कर रहा है ना। सऊदी अरबिया में काफ़ी ज़्यादा तेल है, कच्चा तेल है। और कच्चा तेल के आधार पे आज जो सऊदी अरबिया जो है वो दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक आता है, क्योंकि उसके पास भरपूर मात्रा में क्या है, संसाधन है ना, जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। आगे चलते हैं बच्चा, जापान है। जापान क्या कर रहा है, अपने संसाधन को, जैसे जापान है, तो जापान में तो कोई संसाधन अवेलेबल है ही नहीं। देखो जापान चारों पट्टी जल से घिरा हुआ है। जापान क्या है, चारों पट्टी जल से घिरा हुआ है। एने से तो सुनामी आता है, एने से सुनामी आता है, एने से सुनामी आता है, एने से सुनामी आता है। जब भी आता तो यहाँ सुनामी आते रहता है। लेकिन फिर भी आज क्या है, ये एक बहुत ही निपुण क्या है, क्या उसको बोल देंगे, टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। रोबोटिक्स आज सबसे ज़्यादा रोबोटिक्स वाला दुनिया का है संसाधन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो संसाधनों का आप बुद्धिपूर्वक संसाधनों का विकास किया जा सकता है। भारत देख लीजिए, भारत में कौन सा संसाधन है ना, लोहा है। लेकिन लोहा का इस्तेमाल भंगार वाला करता है 80 रुपये केजी। हम लोग को थोड़ी पता है कि टेस्ला कार कैसे बनाया जाएगा। हमारे पास जो भी संसाधन है उसका हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये सब आपको पढ़ा दिए हैं, ये सब आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं लास्ट। हाँ देखो, ये लास्ट 2 टॉपिक है, बढ़िया समझ में आ रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, स्वतंत्रता के बाद संसाधन नियोजन कैसे किया गया। देखो, भारत जो था, भारत तो सोने की चिड़िया कहलाती थी। आपको मालूम है कि भारत सोने की एक समय में चिड़िया रही है। लेकिन भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि भारत में संसाधन भरपूर मात्रा में थे। लेकिन उन संसाधनों का ह्रास कौन किया, ब्रिटिश सरकार उन संसाधनों को यहाँ से हरास करके लेके गई। जितना भी कोयला था, जितना भी लोहा था, कच्चा तेल था, उसी समय से निकाला जा रहा है। लेकिन हमारे नेता को, हमारे राजनेता को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसका कैसे विकास किया जाए। तो हम जब स्वतंत्रता के बाद हम लोग के पास जब ये मौका आया तो हम लोग क्या किए, उस संसाधनों का विकास करने के लिए योजना बनाए, है ना। तो क्या बनाए, योजना बनाए। तो 1950 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आया। कब आया बच्चा, 1952 में। एक बार क्रॉस चेक लो तो कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 में आया था, फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1957 में आया था। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, तो हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहली बार हम लोग क्या रखे थे, कृषि के विकास को करना था। किसको करना था, कृषि के विकास को करना था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। जहाँ पे हमने क्या किया, संसाधनों की उपलब्धता का विकास की आवश्यकता शर्त थी, किंतु हम लोग टेक्नोलॉजी एवं संस्थागत बदलाव करके संसाधनों के आधार पे विकास संभव नहीं था। हमें क्या करना था भैया, कि हमें टेक्नोलॉजी भी बढ़ाना था, हमें संस्थागत बदलाव भी करने थे, ताकि संसाधनों का विकास किया जाए। देश के कुछ राज्य संसाधन की प्रचुरता के बावजूद भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जबकि कुछ राज्य संसाधनों की कमी के बावजूद भी आर्थिक रूप से विकसित है। क्यों विकसित है, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वहाँ पे अच्छे संस्थागत हैं, लोग वहाँ पे विवेकपूर्ण हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। वहाँ पे मानवीय संसाधन अत्यधिक सक्षम है किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल करने में। ठीक है, तो देखिए, देश को विकास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संसाधन का नियोजन काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा, ताकि देश क्या कर सके, विकसित हो सके। हमें हर चीज़, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें देश के सभी प्रकार के संसाधनों का एक योजना के तहत क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। संसाधनों का संरक्षण, भैया देखो, संसाधन है इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अत्यधिक दोहित कर दो। संसाधनों को बचाना भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक संसाधन बचाइएगा नहीं तो हमारा आने वाला पीढ़ी उसका इस्तेमाल करेगा,
बिल्कुल नहीं करेगा। तो संसाधनों को बचाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जा सके और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। देखो, तो संसाधन का जो विकास संरक्षण होगा, संसाधन को संरक्षण सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन संसाधनों का अविवेकपूर्ण का मतलब होता है बुद्धिहीन उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। देखो, संसाधन का अविवेकपूर्ण से देखो कितना ज़्यादा हम लोग माइनिंग कर दिए हैं, देखो आज प्रदूषण कितना ज़्यादा फैला दिए हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, सुखाड़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कूड़ा कचरा, जल प्रदूषण जैसे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो क्या हो रहा है बेटा, संसाधन को हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सामाजिक समस्याएं में असमानता है ना, कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, विस्थापन, बेरोजगारी जैसे समस्याएं आ रही हैं। आर्थिक समस्याओं के कारण हमें क्या देखना पड़ रहा है, गरीबी, आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, है ना। सांस्कृतिक समस्याएं, परंपरागत ज्ञान, शिल्पकला का ह्रास हो रहा है ना। पर्यावरण से प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सभी क्या हो रहा है ना। लॉस एंजल्स में अभी जो आग लगा था, है ना, वो किसके वजह से हुआ था, जलवायु परिवर्तन की वजह से लॉस एंजल्स में आग लगा था। अब ध्यान से समझिए कि देखिए, महात्मा गांधी क्या कहते थे, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, है ना। महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कहने का मतलब हमारे देश में लालची लोगों के लिए कुछ, कितना भी आप उसको संसाधन दे दीजिए, कितना भी पैसा कमा लेगा, लेकिन ये लालची लोग जो होता है ये अपना पेटी भरना चाहता है। अरे पेट भरने के लिए जिंदा रहो बच्चा, पेटी भरने के लिए नहीं। आप बताओ, देखो बेटा, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन है जो हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपका एक टॉपिक और रह गया है, वो है आपका डाकुओं की अर्थव्यवस्था। वीडियो लंबा हो जाएगा, रुको। लास्ट में हम कहना चाहेंगे बच्चा, होली है, बुरा ना मानो, होली है, होली बढ़िया से खेलिएगा। होली का ऑफर है बच्चा, देखिएगा 499 रुपये का बैच स्टार्ट हो चुका है ना। 1000 का बैच 499 रुपये मिल रहा है। हम आपको पहले ही बताए थे कि 500 रुपये का क्लास है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी 17 मार्च तक होली का ऑफर चलते रहेगा। 17 मार्च तक आप लोग, है ना, हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा साल आपको 500 रुपये में पढ़ाएंगे, एकदम रगड़ करके आप लोग पढ़िए, समझ में आ रहा है। और जितना भी नोट्स PDF वगैरह आपको मिलेगा सब आपको मिलते रहेगा। कोई दिक्कत, कोई बोलते रहे, कोई ना बोलते, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए और आ जाइए, सब लोग इनरोल हो जाइए, पढ़ा ही देते हैं। आपको पढ़ना है, पास होना है। अरे पास हम फ्री में करवा दें। देखो पास, अगर किसी बच्चा को पास होना है तो अगर फेल हो गया ना, देखो एक बात बताते हैं, कोई भी बच्चा आ जाओ इनरोल, फेल हो गया ना तो जितना भी पैसा लिए थे ना सारा पैसा वापस कर देंगे, हम गारंटी देते हैं। फेल हो जाओगे तो सारा पैसा वापस दे देते हैं, ये वीडियो तुम्हारे लिए प्रमाण के तहत है। पास हो गए तो सारा पैसा रख लेंगे, और जहाँ अच्छा परसेंटेज आया, सरकार वाला पैसा दिया, ऊपरों में से 5000 रख लेंगे, समझ लो, ठीक है। यही है, बिहार टॉपर करोगे तो वो आईफोन देंगे, हम भी देंगे। जाओ, टारगेट बोर्ड वाला दे रहा तो हम भी आईफोन तुमको देंगे। अगर बिहार टॉपर कर गए, हमारे यहाँ से पढ़े और बिहार टॉपर कर गए तो हम भी तुमको आईफोन देंगे, इतना लिख के ले लो। चलो बच्चा, मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, होली खेलते रहो।